पेज नंबर 25 पे, सॉरी मेरा 13 पे, सॉरी 13 ठीक है मेरे पीडीएफ में 25 आ रहा था। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1813 एंड 1848 आपको मिला बेटा? देखिए शांत रहिएगा, हमारे पास 50 मिनट का समय है, अच्छे से करेंगे। अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? एज देखिए द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1813 एंड 1848, आपको पता है कि हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे हैं। पहले आप लोग को चैप्टर कराए रखे से बहुत कुछ। पूरे यूरोप में दोबारा मोनार्क सिस्टम आ चुका। इटली, जर्मनी, ये सारे जो देश थे, फ्रांस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए थे। अब जितने भी लोग जो मोनार्क सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, वो चाह रहे थे कि मोनार्क सिस्टम नहीं रखना, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री या एक नेशन बन के रहना है। तो उन्हीं लोगों ने ये क्रांतियां की, रेवोल्यूशन की, और अपने देश को से मोनार्क सिस्टम को हटाने के लिए समझ सकते हैं, या देश को एकीकृत यूनिफाइड करने के लिए जो क्रांति की गई, वो क्रांतियां 1830 से 1848 के बीच में। ठीक है, सुनते जाइए। एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their powers, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. कंजर्वेटिज्म क्या होता है आपको पता ही है, दोबारा बताएंगे नहीं। बताओ भाई, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिव रेजिम क्या होता है? एनीबॉडी? क्या लिखा है उसमें हिंदी में सबसे ऊपर? रूढ़िवाद। तो बताइए रूढ़िवाद क्या होता है? इतना तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बताएं हमें। लोगों की टांट होती है, इस पे मास्टर का घूसा लगता है। देखिएगा, तो ये रूढ़िवादी शासन था, दौर था, रूढ़िवाद का दौर था, रूढ़िवाद का। पुरानी सोच पे चल के, पुरानी सोच क्या थी कि राजा होगा, एक राजा होगा, वही पूरे देश का जो चाहेगा जिस तरह से शासन करेगा, ये तो कंजर्वेटिव था, रेजिम था। तो इससे निकल करके अपने पावर उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहा, और लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में लिबरलिज्म मतलब कि स्वतंत्रता, ठीक है, लिबरल्स या उदारवादी भी कह सकते हैं, और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, पूरे यूरोप में, और स्पेशली इटली और जर्मनी, जो आज के दौर की इटली और जर्मनी है, हेलो, हाँ पहुंच गए दीदी, अभी पढ़ाओ तनी, हम 7 बजे आके थोड़ा कॉल करो, ठीक ना, ऑनलाइन क्लास लेते नहीं। हाँ ना ना, हम बात करब, हम कालो तो कॉल आई रहे, हमर फोन में ठीक ना रहे, ऑफ के ले रहे जानिस ना, आके घर कॉल कर। अब रक्षाबंधन के समय बहन का फोन कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है उसके लिए। देखिएगा, ध्यान देंगे आप लोग। तो पूरे यूरोप में स्पेशली जो आज हम इटली और जर्मनी देखते हैं, वहां के छोटे छोटे टुकड़ों में जो इटली और जर्मनी बटा हुआ था, वहां पर साथ ही साथ, हेलो, आयुष दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? ये हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया है। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1813 1848। तो इटली और जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे,
ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे। ऑटोमन बेटा जो टर्की जो देश है एशिया का, वहां का जो सुल्तान था उसने इस पूरे इलाके पर पहले अधिकार कर रखा था। अभी वहां से आजाद हो गए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए। साथ साथ आयरलैंड, पोलैंड, इन सभी जगहों पे भी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की भावना जागने लगी। लोग चाहने लगे कि अब हम लोग एक देश में सारे इलाके मिलके एक देश बन जाए। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professor, school teacher, clerk, and members of the commercial middle class. और ये क्रांतिकारी थे कौन? जो व्यापारी थे, जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, जो डॉक्टर थे, जो थोड़े बहुत व्यापार या इंडस्ट्री वाले थे, उन लोगों ने, जो कि लिबरल, जिनकी सोच लिबरल थी, वो सोचते थे कि हम लोग आजाद होकर के रहे। बड़ी सोच उनकी थी, ठीक है ना, राजा के मोनार्च में नहीं रहना चाहते। तो उन लोगों ने सोचा कि हम अपने देश की आजादी के लिए काम करें या एक सारे इलाके मिलके एक देश बन जाए। अभी देखो यूनिफिकेशन की बात नहीं हो रही, अभी केवल आजादी की बात हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये क्रांति की जो शुरुआत हुई वो किस लिए? इन देशों में जबरदस्ती दोबारा राजतंत्र या मोनार्क सिस्टम स्टेबलाइज कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। और ये चाहते नहीं थे कि मोनार्क सिस्टम लागू या मोनार्क सिस्टम रहे। तो ये देश की जनता अपने देश से राजा के शासन को खत्म करने के लिए लड़ रही है। आगे देखिए क्या होता है। द फर्स्ट अपराइवल ऑफ यूएल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830। ऐसा पहला जो क्रांति की शुरुआत हुई वो 1830 में फ्रांस में हुई। द बर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarch with Louis Philippe at its head। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट के खत्म होने के बाद यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में, बर्बन किंग जो था उसी को दोबारा सत्ता में स्थापित कर दिया गया था। लुई 16 जिस राजवंश से आते थे फ्रांसीसी क्रांति के समय, जिनको हटा करके फ्रांस को डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक देश बनाया गया था। फिर उस प्रजातंत्र को हटा करके नेपोलियन बोनापार्ट आए। नेपोलियन बोनापार्ट को हटाने के बाद दोबारा मोनार्च आया था। तो ये मोनार्च में जो राजा बने थे फ्रांस के, वो बर्बन किंग थे, मतलब बर्बन वंश के थे, डायनेस्टी के थे। उनको हटा करके दोबारा से 1830 में क्या किया गया, लुई फिलिप नाम के आदमी को हेड बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया गया, मतलब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। राजा होगा लेकिन एक देश का कानून संविधान होगा, उसके हिसाब से देश का शासन। समझ में आया बात? देखिए, When France sneezes, जब फ्रांस छींकता है, मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। ये ड्यूक मैटरनिक ने ये कहा था। तो अगर फ्रांस में कुछ हुआ, कोई क्रांति हुई, कोई आंदोलन हुआ, तो पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा। बात समझ में आ गई? ये कोटेशन याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, आएगा पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आता है तो आप तो 10th में ही है। The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। जुलाई में ही क्या हुआ कि जो बेल्जियम था यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया, क्रांति करके बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहे, हमको आजादी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैं अभी ब्रुसेल्स तो बेल्जियम की कैपिटल है। मेरे कहने का मतलब है ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है ना। तो बेल्जियम क्या करता है कि नीदरलैंड से अलग हो जाता है इसी समय जुलाई में। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। okay, ये सब हो ही रहा था। और क्यों हो रहा था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हम क्रांति कर दें, अपने आप को आजाद करा लें? तो ग्रीक मतलब जो यूनान, जहां का सिकंदर था, यूरोप में ही देश पड़ता है, वहां पर भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उससे इंस्पायर्ड होकर यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में भी लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, आजाद कराने के लिए
अपने सरकारों के खिलाफ लोगों ने हथियार उठाए। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तुर्की के पास ही ग्रीक पड़ता है, तो जिस तरह से इटली, जर्मनी, पोलैंड ये सारे इलाके ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, तो ग्रीक भी पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। समझ रहे हैं? ग्रीस जो है ना बेटा, एक कंट्री है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह ग्रीस एक कंट्री है, वहां के लोगों को ग्रीक कहा जाता है। तो देखिए, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से 15th सेंचुरी से ही जो ग्रीस था ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. यूरोप में जिस तरह से सारे देशों ने अपने अपने राजाओं को खत्म करके आजादी पाई थी, या जो भी लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो उससे ग्रीस वाले भी, यूनान के लोग को भी इंस्पायर्ड हुए, प्रोत्साहित हुए, और उन्होंने भी अपनी आजादी की लड़ाई प्रारंभ कर दी, और जो कि 1821 में 1828 में स्टार्ट हुई। ग्रीस कंट्री ने जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में 15th सेंचुरी से था, ठीक है, उसने उस ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई स्टार्ट की, और वो लड़ाई 1821 में स्टार्ट। Nationalists in Greece got support from the other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. Poets and artisans lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as the independent nation. देखिए हुआ क्या, मैं आपको अच्छी तरह से समझा। 1821 में ग्रीस की आजादी की लड़ाई स्टार्ट होती है, स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है। ग्रीस इस बात को लेकर के पूरे यूरोप से मदद मांग रहा था कि एक मुस्लिम कंट्री ने हमको अपने अंडर में कर रखा है, तो एक मुस्लिम के खिलाफ हमको सपोर्ट करिए। ब्रिटेन ने और भी जो यूरोप के देश थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। यूरोप के देश ये मानते भी थे कि पूरे के पूरे यूरोप में जो एजुकेशन या जो एडवांसमेंट आई, जो टेक्नोलॉजी आई, उसमें ग्रीस के वैज्ञानिकों या जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बौद्धिक क्या कहते हैं, जो नोबेल विद्वान लोग थे, उनका बड़ा योगदान था। तो इस तरह से देख करके वहां पे नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद आया, लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है। और उसमें एक इंग्लिश पोएट ने भी फंड जुटा करके उनकी मदद की थी, जिनकी 1824 में डेथ हो गई। और अंतिम में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल नाम का एक ट्रीटी हुआ, संधि हुई, और 1832 में संधि के बाद ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाता है। बात समझ में? ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से 1832 में आजाद हो गया, 1832 में आजाद हो गया। 1821 में लड़ाई लड़ी और 10 साल की लड़ाई के बाद ही 1832 में आजाद। क्लियर है? ये ट्रीटी थी जिसके बाद इस संधि हुई, समझौता हुआ दो देशों के बीच में, ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में, और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इसको आजाद किया। आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। 1832 तक, जब तक वो संधि नहीं हुई तब तक। वो तो लुढ़का था ना वो। हाँ। अरे वो कवि महाराज लुढ़क गए थे ना वो। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अब देखिए, ग्रीस आजाद हो गया, इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में, हर जगह भाई देश की आजादी के बाद देश के लिए वो देशभक्ति की बातें हो रही थी। तो ये किस तरह से आगे बढ़ा और लोग किस तरह से अपनी राष्ट्रभक्ति या नेशनल फीलिंग को, राष्ट्र के लिए जो भी उनके इमोशन से कैसे एक्सप्रेस किए, वो देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो देशभक्ति की बात थी, राष्ट्रवाद की बात थी, वो केवल जंग लड़के या वॉर लड़के नहीं आया।
ना तो इलाकों को या अपने राज्य का विस्तार करके आए। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी जिसने कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की विकास में सहयोग किया, उसमें हेल्प किया। कल्चर, संस्कृति played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express the shape nationalist feeling. एक तरह की भाषा बोलने वाले, एक तरह के संगीत, वेशभूषा, जो भी एक तरह के कल्चर वाले लोग अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखते थे। कोई पोलैंड में रहता है, कोई जर्मनी में, कोई इटली में, लेकिन अगर बोलता है इटालियन है तो सब लोग अपने आप को इटालियन ही मानते हैं। इंडिया के लोग जो इंडियन है, भारत की भाषा बोलते हैं, भारत के कल्चर को मानते हैं, वो अमेरिका में हो चाहे जापान में हो, जहां भी रहेंगे अपने देश की तो कल्चर को बनाए रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हिंदू हम यहाँ हैं और अमेरिका में चल जाएंगे तो बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म अपना लेंगे। हम लोग तो अपना हिंदू धर्म ही अपनाएंगे। वही बात। लेट अस लुक द रोमांटिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of regions and signs and focus instead on emotions, institutions, and mystical feeling. Their efforts was to create a sense of shared collective heritage. कलेक्टिव हेरिटेज याद रखिएगा, सामूहिक धरोहर, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। इस जमाने में क्या हुआ, जो आर्टिस्ट लोग थे, जो पोएट लोग थे, वो कह रहे थे कि ग्लोरिफिकेशन मतलब किसी देश के लोग इस बात पे अपने आप को एक ना माने कि किस देश ने कितनी बड़ी, कितनी जंगें लड़ी, कितनी जंगों में जीत हासिल की या हारे, जो भी है, या इस बात को बड़ा लेकर अपने आप को ना माने कि उन्होंने कितना ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, वो मानते थे कि हर वो चीज, हर वो पर्सन, हर वो इलाका एक देश है जो एक तरह के कल्चर को अपनाता है, एक तरह की भावना जिनके अंदर है, और एक तरह की सामूहिक साझी धरोहर, साझा धरोहर जिसको कहते हैं, और कॉमन कल्चर पास्ट। ये नेशन का मेन बेसिस होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई हिंदू धर्म अपनाता है, हम लोगों का कल्चर अपनाता है, तो हमारे देश का हिस्सा है, चाहे वो अफगानिस्तान में रहता हो, चाहे जापान में रहता हो, वो हमारे देश का ही हिस्सा है, वो लोग हमारे ही देश के। बात समझ रहे हैं? इस तरह से इस बातों को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। अगर उसने हिंदू धर्म अपनाया तो, हिंदू हो तो हमारी कल्चर को अपनाता हो, हमारी होली, तीज, दिवाली, दशहरे, उसमें वो भी शामिल होता हो। Other romantics, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder, claimed that true German culture was to be discovered among the common people. ठीक है, जो ट्रू जर्मन मतलब सच्ची जर्मन संस्कृति लोगों के अंदर खोजी जा सकती है। It was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation. जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है और लोक कविताएं हैं, यही सच्ची देश की निशानी है, यही देश को जोड़ के रखता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और आगे कुछ नहीं। बोलिए। लोक संगीत मतलब हरियाणा की रागिनी, हम लोग के तरफ का जो भी अपना लोक संगीत होता है। लोक नृत्य मतलब कि भांगड़ा वांगड़ा जो भी है ये अपना देश का। अब यहाँ ब्रेक डांस करेंगे तो फोक नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब किसी चीज के प्रति ज्यादा मतलब कि झुकाव होना, वो समझ सकते हैं। दिखाने वाले क्या खोल रखा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। रूमानी कल्चर, रूमानी का मतलब है ना कि किसी भी चीज को मूर्त बना करके, मतलब एक चेहरा दे करके उसका मैंने उसके पीछे रखा। बिल्कुल वही आगे आएगा, इसमें दूसरी माता आएंगी। आगे चलेंगे ना, देखिए एक माता दिखेंगी आपको तलवार लेके। हाँ, कुछ ज्यादा आगे चलेंगे तो कोई नहीं, हम लोग चलिए चैप्टर पे आते हैं। सो collecting and recording these forms of folk culture was essential to the projection of national building. तो मानते थे कि
किसी देश के निर्माण के लिए या देश को बनाए रखने के लिए उस एक सेकंड आसपास की जानकारी बिल्कुल। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the projection of nation building। तो एक देश के निर्माण के लिए ये जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, जो हमारा कॉमन कल्चर है, इस पर भी ध्यान देना होगा, इसके बढ़ावे को इसको बढ़ावा देना होगा, इसके विकास पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारा कल्चर ही कमजोर हो जाएगा तो हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे बने रहेंगे, समझ रहे? हाँ, यूरोप जी राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रवाद आ गया। The emphasis on vernacular languages and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। हुआ क्या? वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो पुराने जमाने में लैंग्वेज पाश्चात्य जो होता है, जो हम पहले से बोलते थे, ठीक है, तो जैसे हमारा संस्कृत है, तो अरे रुको नहीं, वहां थोड़ी संस्कृत बोलेंगे भैया, वहां जो बोलते थे मैंने आदिवासी जो बोलते हैं, अब जर्मन इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे, जर्मन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वो जर्मन बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, उस तरह से था। तो कहने का मतलब जो लोग गांव की भाषा थी उन सबों को इकट्ठा किया गया, उनको कलेक्ट किया गया, उस पर जोर दिया गया। साथ ही साथ जो पुराने समय में क्या होता था कि अगर हम फ्रेंच बोलते तो हम फ्रांस के, एक भावना होती थी ना, इटालियन बोलते हैं या उसको क्या लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं तो इटली के। लेकिन इस समय क्या था, यूरोप में वही इटली टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो अब लैंग्वेज के नाम पे, कल्चर के नाम पे सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं, ठीक है। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। और होता क्या था कि इस लैंग्वेज में लोग है ना, संगीत माने कि गाने गाकर, पोएट्री करके नहीं लोगों को मोबिलाइज करते थे। मोबिलाइज करने का मतलब ये हो गया कि लोगों को एक साथ लेकर के आते थे किसी मुद्दे पर। अब मान लो कि आप गए हरियाणा के गांव में और वहां जाके इंग्लिश में आप भाषण देने लगे और एकदम शुद्ध इंग्लिश में, एकदम ठेठ संस्कृति में बोलने लगे, तो भाई जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। आपकी कैसे आपको मोबिलाइज करोगे, इकट्ठा करोगे? लेकिन है ना, वही रागनी का प्रोग्राम कर दीजिए, रागनी में मैसेज डाल दीजिए हरियाणा में गाने में, तो देखिए सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो वही इन्होंने भी किया। सिंपल यही एग्जांपल आपको दिया जा सकता है। ये पोलैंड में हुआ, ये हरियाणा में नहीं, पोलैंड में हुआ, which had been patronized at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। पर्शिया मतलब जर्मनी। पोलैंड का जो इलाका था 18th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बटा हुआ था ये पूरा इलाका। हाँ, पोलैंड अभी है, जर्मनी के ऊपर एक कंट्री पड़ता है। और आपको पता है ना द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? हिटलर के पोलैंड पे हमले के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हो गई। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dances like the Polonaise, the mazurka into nationalist symbol। देखिए यहाँ पे जो नाम है कर्पिंस्की, जो है कैरोल कर्पिंस्की, एक नाम के आर्टिस्ट थे पोलैंड में। वो एक देश तो था ही नहीं, आजाद देश की तरह नहीं था। जो लोग पोलिश बोलते थे वो बस मानते थे कि अपने आप को कि हम इस पोलैंड नाम का किसी देश में रहते हैं, लेकिन वो तो इन सबों में बटा हुआ था, तीनों स्टेट्स में, कंट्री में। तो वो म्यूजिक, ओपेरा मतलब पता है कि स्टेडियम होता है, वहां पे जो डांस होता है वो वेस्टर्न डांस जो होता है वो ओपेरा कहते हैं। वहां पे
नाटक हो गया, डांस हो गया, इस तरह से कुछ करते हैं। तो वहीं पर इसने अपनी इस क्रांति को बचाए रखा था और उसी के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था जी, और लोगों को मैसेज पहुंचाता था कि हम लोग को एक पॉलिश कंट्री की तरह रहना चाहिए। लैंग्वेज टू प्लेड, पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश। Language too played an important role in developing nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. पोलैंड पे जैसे ही रसिया का कब्जा हो गया, समझ रहे बात को, तो पोलैंड का जो पोलिश लैंग्वेज स्कूल में बोली जाती थी वो बंद करवा दी गई और बच्चों को जबरदस्ती क्या किया कि रशियन लैंग्वेज की किताबें दी गई, रसिया ही सीखने के लिए रशियन लैंग्वेज उन पे दबाव दिया गया। रशियन लैंग्वेज, और क्या, रसिया ने पोलैंड पे अधिकार कर लिया। अब तालिबान अगर इंडिया पे अटैक करके अधिकार कर ले तो आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ने देंगे कि आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा? वही वाली बात है। Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place. ध्यान देंगे 1831 में क्या हुआ, 1831 का साल था। An armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में 31 उसमें आर्म्ड रिबेलियन मतलब कि हथियारबंद जो भी क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, उन्होंने रसिया के खिलाफ हथियार उठाए, आंदोलन कर दिया, लेकिन उसको बहुत ही बुरी तरह से क्रश कर दिया गया, मतलब कि खत्म कर दिया गया। फॉलोइंग दिस many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो आगे जाके देखा गया भैया हथियार से तो काम चलेगा नहीं, तो पोलैंड के जो क्लर्गी वर्ग बेटा पोलैंड गुलाम है, हथियार रसिया क्यों उठाएगा? जी बिल्कुल, इसलिए तो वास्तविकता है। तो वहां पे जो क्लर्गी था, क्लर्गी ग्रुप मतलब जो राजा का वर्ग जो आता था, वो लोग ने भी अपने प्रोटेस्ट के लिए लैंग्वेज को ही हथियार बनाया कि हम लोग पोलिश बोलते हैं तो हम लोग एक राष्ट्र हैं, उसी तरह उन्होंने बोला। आगे देखिए क्या हुआ। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल। देखिएगा, Polish was used for church gathering and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities to punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as the symbol of the struggle against Russian dominance. रसिया में जितने भी चर्च थे, वहां के जो पादरी होते थे, जो प्रीस्ट थे, वो पॉलिश लैंग्वेज में लोगों को इकट्ठा गैदर करते थे और आजादी के लिए उत्साहित करते। रसिया वालों को पता चला कि पॉलिश में क्या करते हैं, विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो सबको पकड़ करके अधिकतर लोगों को जेल भेज दिया गया और नहीं तो साइबेरिया जो कि रसिया का बहुत ही ठंडा इलाका है, वहां पे निर्वासित कर दिया कि वहीं पर जाके रहो अपना झोपड़ी बना के। हाँ, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलैंड में जो आंदोलन हुआ आजादी की लड़ाई का, उसमें लैंग्वेज सबसे बड़ा हथियार था। समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई वेपन्स या कोई इस तरह से तो हुआ नहीं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाइयां, यही है ना, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। रिवोल्ट मतलब विद्रोह। The 1830 हाँ एक सेकेंड देखिए, 1830 का साल था, वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ यूरोप। यूरोप में बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट था, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, बिल्कुल हर चीज तबाह हो चुकी थी। The first half of the 19th century saw an economic increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई पूरे यूरोप की। जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और
और अनएम्प्लॉयड होने के चलते क्या हुआ, बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो गई, महंगाई आ गई, सब चीज दिक्कत होने लगी। लोग मजबूरी में शहरों के स्लम में रहने के लिए मजबूर हो गए। लोगों के पास पैसे नहीं थे तो छोटा मोटा कोई भी काम, मजदूरी का काम करने के लिए भी शहर की ओर भागे। अब शहर में ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी अपना कोठी खाली करके लेबर रख देंगे, उनको गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, स्लम में रहना पड़ा। देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद देखिएगा, small producers in town were often faced with steep competition from import of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. देखिए, पूरे यूरोप में खेती बाड़ी भी उस साल अच्छी नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी के चलते क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई। छोटे मोटे जो उद्योगपति भी थे या छोटी मोटी कल कारखाने भी जो इन्होंने यूरोप में लगाए थे, वो भी इंग्लैंड से सेकेंड हैंड मशीन मंगाने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है, जो अच्छा काम नहीं करता था। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूरोप में, पता ही है आपको, तो यूरोप से सब लोग मशीन मंगाते थे अपनी जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। अभी भी यूरोप में अधिकतर देशों में एरिस्टोक्रेसी चल रही थी। बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, छोटे किसानों पे, या जो सरदार थे, फ्यूडल्स थे, वो छोटे किसानों पे अत्याचार करते थे, उनसे टैक्स लेते थे और किसान परेशान थे। हाँ, बिल्कुल। The year 1848 was one such year, और 1848 का ईयर भी ऐसा ही था। Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. फ्रांस की बात है, पेरिस की, इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गया फूड का, अनाज बिल्कुल भी नहीं था, ब्रेड के लोग खाने के लिए भूखमरी से मरने लगे, और हर जगह बेरोजगारी थी, लोग सड़कों पर आ गए, पूरी जनसंख्या सड़क पे आ गई किसी तरह ब्रेड ले। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुई फिलिप चचा बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च तो था यूरोप में, लेकिन बैरिकेड लगा दिए गए, पूरी जनता सड़क पे आ गई, लुई फिलिप को जबर दबाव में आके देश छोड़ के भागना पड़ा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to work. National workshop to provide employment was set up. वो भाग गए, तो जो लोग बचे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और घोषणा की कि इस रिपब्लिक में सफरेज हर 21 साल के मेल आदमी को, एडल्ट को, फीमेल को नहीं मिला था, हर 21 साल के आदमी को, सबको, जो पैसा भरता हो ना भरता हो, गरीब हो अमीर हो, सबको सफरेज मतलब कि मताधिकार मिलेगा, वोट देने का राइट होगा, और जो लोग भी काम करना चाहेंगे उनको राइट टू वर्क मतलब काम की गारंटी भी दी जाएगी। समझ जी, पहले तो था ही नहीं। अर्लियर इन 1845 वेवर्स इन सिलेसिया, क्या लिखा है बेटा हिंदी में? सिलेसिया, had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders to finish textile but drastically reduced their payment. The journalist William Wolfe described the event in Silesian village as follows. देखिए, 1845 की बात, 1845 के शुरुआती दौर की बात। सेल्सिया नाम का एक की जगह थी, वहां पे वेबर मतलब बुनकरों को क्या करते थे
कि लोग रॉ मटेरियल दे देते थे और कहते थे कि टेक्सटाइल या कपड़े बना करके आप फिनिश तैयार सामान बना के दीजिए, और बदले में उनको पेमेंट भी बहुत कम देते थे। बहुत अत्याचार होता था उन पे। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? सूरज जगह का नाम था, बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का जो ये रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई, वेबर्स लोगों ने किया, वो किस तरह से किया उसका एक यहाँ पे दृष्टांत है, देखिए। अरे मैंने एक व्यू दिया है, बताया गया, मैं शुद्ध हिंदी में चला गया। On 4th June at 2 p.m. नहीं, अच्छा रह गया। In the village, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for job has been taken advantage of by the contractor to reduce the price of the good they order. कहने का मतलब है आपने कभी सोचा है क्या फायदा है इसका? मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने इससे ज्यादा चौड़े हो जाएंगे वो, और ऐसे लोग जब का एक्सीडेंट होता है ना तो वो चौड़े ही दिखते हैं सड़क पे। पागल है। तो बताओ यार, ऐसा बुलेट चलाने का क्या मतलब? इतना शोर कर रहे हैं, खुद परेशान, दुनिया को परेशान कर रहे हैं। देखिएगा उस समय एक गांव की कहानी है, वहां पे लेबर को, बेटा वेबर मतलब बुनकरों को। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, इतनी बेरोजगारी थी ना कि कोई भी कम दाम पे भी काम करने को तैयार था। जैसे कोरोना था, कोरोना में मजदूर और ये जो मिस्त्री थे काम के बिना भुखमरी का शिकार होने लगे। 600 रुपए उनकी मजदूरी थी ना, 300-300 में भी लोगों ने काम करवाया। समझ रहे ना? सोच रहे कि कुछ नहीं कुछ तो आए, कोई बात है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और कम दाम दे करके कम पैसे पे उनसे काम करवाया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। 4 जून की बात है, 4 जून 1845 या 8 की बात है, 1845 की बात है। 2 बजे दोपहर की बात है। A large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to mansion of their contractor demanding higher wages. They were treated with scorns and threats. Alternatively, following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant windows, panes, furnitures, porcelain. Okay, another group broken into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. एक सेकंड, तो वेबर जो लोग थे, बुनकर, वो लोग गए, सब तोड़फोड़ मचाया, सब कुछ, खिड़की के जो भी कांच से सब कुछ तोड़ दिया, चीर फाड़ दिया, जितने कपड़े लगते सब वहां पे बने हुए थे। कॉन्ट्रैक्टर के कारखानों पे धावा बोला। ठीक है, धावा बोला, कॉन्ट्रैक्टर बोला ना, इब रुकी बेटे, इब आया मैं। वो लोग आर्मी लेके आए थे दोबारा। 24 आवर्स के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, ठेकेदार, वो आर्मी लेके आए और मैं क्या बोल रहा था? तो बेटा घर मतलब खिड़की तोड़ेंगे तो खिड़की बेटे घर पे ही होता है, आपको पता होगा। बेटा जिसके पास पैसा है वही लेके आएगा ना, मजदूर थोड़ी लेके आ पाएंगे। और कौन लेके आएगा? फिर वही क्वेश्चन भड़क वाली। 1848 का ईयर था, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल लोगों ने रिवोल्यूशन किया। वो क्या था? पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे वेबर लोगों ने ये स्टार्ट किया। ये तो शुरुआत थी, पहला। 1848 के साल में ऐसा हुआ कि पूरे यूरोप में जो भी मिडिल क्लास थी, मध्यम वर्ग था, जितने भी लोग मिडिल क्लास से आते थे, सब लोगों ने एक साथ विद्रोह किया।
सब लोग सड़क पर थे और चाह रहे थे कि अब ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग को आजादी चाहिए। क्रांति की शुरुआत सब लोगों ने कर दी। इवेंट्स मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट जी। लेकिन डिपेंड करता है ना किस कंट्री की बात है, पूरे यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। इवेंट ऑफ फरवरी 1848, ये फ्रांस की बात कर रहा हूँ। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। जैसा तो पता ही है आपको, 1848 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दे करके, एडल्ट फ्रेंचाइजी दे करके यहाँ पर आओ ठाकुर आओ, बैठो थोड़ी, ठीक है। यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया गया, मताधिकार दे दिया गया, सब लोग को वोट का राइट दे करके वहां पे रिपब्लिक बना दिया गया, इसको प्रजातंत्र बना दिया गया। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unification। हुआ क्या, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में और ऑस्ट्रो हंगेरियन जितने भी इलाके थे वहां पे ये चाह रहे थे जनता की यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान बनाइए और उसी हिसाब से शासन होना चाहिए, और सब लोगों ने एक यूनिफाइड हो गए, बिल्कुल मिल करके उन्होंने आंदोलन कर दिया। आ रहा है समझ में? They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and the freedom of association। लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो अशांति थी, असंतोष था, सरकार के खिलाफ जनता असंतुष्ट थी, अनसेटिस्फाइड थी, दुश्मन मानती थी सरकार को, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही थी, हर तरह से अत्याचार हो रहा था जनता पे। तो जनता के अंदर मन में जो ये गुस्सा था, इसका फायदा उठा के उन लोगों ने मिल करके डिमांड किया कि हमें कौन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इससे पहले फ्रांस में आया था ना, जी। अरे फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास में गिलोटिन पढ़ाया था, अब तो गुड़िया 8 की है, 9th में जाएगी तो पता चलेगा। तो उसमें गिलोटिन वाला जो चैप्टर था आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, उसमें इतना बार सरकार चेंज हुआ है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह पढ़ाया है ना कि हर बच्चे के दिमाग में, अभी पूछोगे तो सारा राम कहानी सुना देंगे, समझ रहे ना? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हाथ में, क्या हाथों में, चिंता मत करिए। मेरे सर दुखने लगा, कल करा दे इसको पूरा, परंतु अब दिमाग में जाएगा नहीं। वैसे भी 53 हो गया, अब तो छुट्टी करते हैं, करा दे और 5 मिनट, बोलिए। चलिए ठीक। वो विधि में सोच रहा था कि बेचारी कब तक बैठ के बोर होगी, इसलिए, नहीं तो मैं अभी छुट्टी कर देता, मैं और पढ़ाता। अब तो बेटा अब तो ऑफ कर दिया ना, अब तो